मित्रों नमस्कार। बच्चों, आज के इस वर्चुअल क्लास में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इसकी पूर्व की कक्षा में हमने विज्ञान विषय के अंतर्गत यह पढ़ा था कि विद्युत क्या है, विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश, और आवेशों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण कब होता है, समान आवेशों के बीच में क्या होता है, विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, यानी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है, इसके आधार पर इकाई आवेश की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है, इन सब बातों का अध्ययन हम पिछले पाठ में कर चुके हैं। अब इसके आगे की चर्चा के लिए हमारे बीच वही जाने माने भौतिक शास्त्र विषय के विशेषज्ञ श्री जेबी सिंह हमारे बीच हैं। मैं श्री सिंह साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि वे इसकी आगे की चर्चा प्रारंभ करें। नमस्कार साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आवेश प्रवाहित होती है, किस कारण से प्रवाहित होती है, क्यों प्रवाहित होती है, इसके जानने से पहले हम उन कारकों को या उस अवस्था को पहचानें जिसके कारण ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हमें विद्युत विभव पढ़ने से पहले हम कुछ सामान्य उदाहरण लेते हैं जो कि हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे देखिए, आपको दो वस्तुएं हैं, एक गर्म वस्तु है जिसका ताप बहुत अधिक है, दूसरी ठंडी वस्तु है जिसका ताप बहुत कम है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए आपको चित्र के द्वारा भी बताते हैं। एक गर्म वस्तु है जिसका ताप 50 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी ठंडी वस्तु है जिसका ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। और यदि इन दोनों वस्तुओं को संपर्क में रख दें तो आप लोगों को अनुभव होगा कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा उदाहरण देखिए, दो हमने बर्तन लिए हैं, एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, दूसरे में भी पानी भरा हुआ है, और उनको हमने एक नली के द्वारा जोड़ा है। देखिए, एक बर्तन, दूसरा बर्तन, और ये इनके बीच में नली लगी है। पहला बर्तन देखिए, इसमें पानी का तल थोड़ा ऊंचा है, दूसरा बर्तन इसमें पानी का तल थोड़ा नीचा है, और हमने इनको नली से जोड़ा तो देखिए इसमें पानी हमेशा अधिक तल वाले बर्तन से कम तल वाले बर्तन की ओर प्रवाहित होता है। तो छात्रों, ये दो उदाहरण हमने दैनिक जीवन में अपने देखे कि यदि एक ठंडी वस्तु है और दूसरी गर्म वस्तु है और इन दोनों वस्तुओं को आपस में जोड़ दें तो ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, दूसरे बर्तन में भी पानी भरा हुआ है, दोनों को नली के द्वारा जोड़ दें तो पानी हमेशा उच्च तल वाले बर्तन से निम्न तल वाले बर्तन की ओर चलता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों का ताप समान ना हो जाए, दोनों का तल समान ना हो जाए। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार विद्युत में होता है कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु पर आवेश अधिक है, दूसरी वस्तु पर आवेश कम है। जिस वस्तु पर आवेश अधिक होगा उस वस्तु का विभव अधिक माना जाता है, जिस वस्तु पर आवेश कम होगा उस वस्तु का विभव कम माना जाता है। और यदि हम इन दोनों आवेशित वस्तुओं को जोड़ें तो आवेश हमेशा उच्च विभव की वस्तु से निम्न विभव की वस्तु की ओर चलता है। यहाँ पर छात्रों, ये ध्यान रखने की बात है कि हम आवेश चलने से तात्पर्य धन आवेश को हम मानक आवेश मानते हैं, और धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाए। देखिए, आपको चित्र के माध्यम से फिर से बताते हैं। एक वस्तु है, ए वस्तु, इसका उच्च विभव है क्योंकि इस पर आवेश अधिक है। दूसरी वस्तु बी वस्तु है, ये इसका विभव निम्न है क्योंकि इस पर आवेश की मात्रा कम है। इनको हमने एक तार के द्वारा जोड़ दिया तो आवेश इस चालक से, ए चालक से बी चालक की ओर प्रवाहित होगा। तात्पर्य निकला
कि दो आवेशित वस्तुओं को चालक तार द्वारा जोड़ने से आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता रहता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। तो जैसा कि बच्चों आपने ये देखा कि सिंह साहब ने हमें ये बताया कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं हैं और एक वस्तु में ऊष्मा बहुत ज़्यादा है, दूसरी वस्तु की ऊष्मा कम है, तो ऊष्मा दोनों वस्तुओं को जोड़ने से ऊष्मा किस वस्तु से किस वस्तु की ओर जाएगी वह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किस वस्तु में ऊष्मा की मात्रा अधिक है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि किस वस्तु का ताप अधिक है। यानी ऊष्मा का प्रवाह हमेशा ताप पर निर्भर करता है, अर्थात जिस वस्तु का ताप अधिक होगा ऊष्मा उस वस्तु से उस वस्तु की ओर जाएगी जिसका ताप कम होगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हमें सिंह साहब ने ये समझाया कि यदि दो बर्तन हैं, एक बर्तन में मान लीजिए पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे एक बाल्टी है और बाल्टी में पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन बाल्टी आप ज़मीन पर रख दीजिए, और दूसरा एक गिलास में थोड़ा सा पानी लीजिए लेकिन उसे आप किसी ऊंचे स्टूल पर रख दीजिए। अब यदि आप इन दोनों बर्तनों को जोड़ें तो पानी बाल्टी में तो ज़्यादा है किंतु फिर भी बाल्टी का पानी गिलास में नहीं पहुंचेगा, बल्कि गिलास का पानी बाल्टी में आएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पानी का बहाव हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है। ठीक इसी तरह से जिस प्रकार से ऊष्मा उच्च ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है, पानी का बहाव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है, उसी प्रकार से विद्युत का बहाव भी हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। हाँ, देखिए छात्रों, प्रसाद जी ने कितना बढ़िया ढंग से इसको देखिए पुनः प्रस्तुत किया। अब हम इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ये तीन उदाहरणों के द्वारा हमें स्पष्ट रूप से इसकी परिभाषा समझ में आई होगी। विद्युत विभव की परिभाषा कि किसी चालक का विभव वह विद्युतीय अवस्था होती है। किसी भी चालक है उसका विभव वह विद्युतीय अवस्था होती है जिस पर विद्युत के प्रवाह होने की दिशा निर्भर करती है कि विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसको स्क्रीन पर इससे नोट करें। देखिए विद्युत विभव की परिभाषा, किसी चालक का विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाह होने की दिशा निर्भर करती है यदि वह अन्य चालक के विद्युत संपर्क में हो। मतलब इसमें दो चालकों को हमें आपस में संपर्क में रखना पड़ेगा और इससे हम विद्युत धारा की दिशा हमें मालूम होगी। तो विद्युत धारा की दिशा हमें अगर मालूम करना है तो विद्युत विभव हमें विद्युत विभव की जानकारी हमें अच्छी तरह से होना चाहिए। छात्रों, धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। यदि हम ऋण आवेश की बात करें तो इसमें उल्टा होगा, ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलेगा। तो ये भी नोट करने की बात है कि धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। यदि इसी को हम अगर ऋण आवेश के बारे में कहें तो ऋण आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलेगा। तो सिंह साहब, इसका मतलब ये भी हुआ कि हम यह भी कह सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा जो इलेक्ट्रॉन, जिसे कि आप ऋण आवेश कह रहे हैं, उसकी चलने की दिशा की विपरीत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋण आवेशित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जिस दिशा में चलते हैं विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में बहती है। अब चलिए देखिए छात्रों, विभव को हम नापते कैसे हैं, विभव के हमें मात्रक क्या क्या होते हैं। तो विभव के नापने के लिए दो मात्रक होते हैं। एसआई पद्धति में अगर हम नापें तो वोल्ट, और सीजीएस पद्धति में नापें तो स्थैत वोल्ट। विभव के मात्रक एसआई पद्धति में वोल्ट और सीजीएस पद्धति में स्थैत वोल्ट प्रचलित मात्रक हैं। सबने देखा होगा, जैसे बल्ब के ऊपर लिखा होता है कि 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, या हमारी जो विद्युत धारा आती है उस पर लिखा होता है 2 से 20 वोल्ट, 4 से 20 वोल्ट। ये सब विभव के मात्रक होते हैं। अब इनमें संबंध होता है, एक स्थैत वोल्ट बराबर 300 वोल्ट के बराबर होता है। तो छात्रों, आपको विभव के बारे में स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा कि विद्युत विभव वह अवस्था होती है जिसके द्वारा विद्युत धारा के दिशा का निर्धारण होता है,
और इसके जो मात्रक होते हैं, एसआई पद्धति में वोल्ट होता है, सीजीएस पद्धति में स्थैत वोल्ट होता है। एक स्थैत वोल्ट 300 वोल्ट के बराबर होता है। सिंह साहब, ये तो बहुत बढ़िया से आपने ये समझाया, बच्चे समझ गए होंगे कि विभव किसे कहते हैं और विभव के मात्रक क्या हैं। तो बच्चों, जैसा कि सिंह साहब ने बताया कि विभव जो है वो किसी चालक की विद्युतीय अवस्था है जो यह निर्धारित करती है कि आवेश का प्रवाह किस ओर से किस ओर होगा। धन आवेश जिस बिंदु से चल करके जिस बिंदु की ओर जाती है, तो जिस बिंदु से धन आवेश चलना प्रारंभ करेगा वही उच्च विभव कहलाएगा, और जिस बिंदु तक पहुंचता है वह ऋण विभव कहलाएगा, वह ऋणात्मक बिंदु कहलाएगा। यानी विभव विद्युतीय अवस्था है जो निर्धारित करता है कि आवेश का प्रवाह किस ओर से दिशा किस में ओर होगा। हो रहा है। छात्रों, इसके बाद हमारी बात आती है कि विद्युत धारा क्या है। धारा विद्युत किसे कहते हैं? तो अभी अभी देखिए, आपने सुना कि दो प्रकार के विभव होते हैं, उच्च विभव और ऋण विभव। यदि हम दो विभव वाले चालकों को आपस में जोड़ दें तो आवेश का प्रवाह होगा। आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेगा, और जब आवेश चलने लगता है, आवेश गति करने लगता है, तो इसको कहते हैं हम धारा विद्युत। जिस प्रकार से देखिए छात्रों, आपने देखा होगा कि पानी चलता है, नदी में पानी बहता है, तो हम उसको कहते हैं जलधारा। जलधारा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे आवेश प्रवाहित होता है तो उसको कहते हैं विद्युत धारा। तो इसको अगर हम परिभाषा के रूप में लिखें, जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, अतः आवेश के इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी बात है कि आवेश का जो प्रवाह है, आवेश का जो बहना है, उस आवेश के बहने को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो अब विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित होती है, इसके लिए हमें परिपथ की आवश्यकता होगी, क्योंकि विद्युत धारा के चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की, किसी न किसी तार की, किसी न किसी सर्किट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले परिपथ की बात करें कि परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत धारा का जो मार्ग होता है, मार्ग बताने वाला या उसका जो मार्ग होगा, उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं जी। तो छात्रों, दो प्रकार के विद्युत परिपथ होते हैं। इसको देखिए, हम जरा चित्र के माध्यम से देखें कि हमने एक ये बैटरी ली है। देखिए, ये बैटरी का आपका धन सिरा है, ये बैटरी का ऋण सिरा है, और यहाँ पर हमने इस प्रकार से जोड़ दिया। देखिए, और आप लोग देख रहे होंगे कि ये दो बिंदु हैं, इनके बीच में अभी ये विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं हुआ है। इस विद्युत परिपथ अपूर्ण है। देखिए, ये देखिए, ये बैटरी तो हमने ज़रूर लगा दी है। बैटरी का ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, ये निम्न विभव पर होगा, और इस प्रकार से ये वाला परिपथ देखेंगे आप लोग। तो अभी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत धारा इसलिए प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि यहाँ से आवेश यहाँ तक जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये सर्किट इनकम्प्लीट है, पूर्ण नहीं है। तो ऐसा परिपथ कहलाता है खुला परिपथ। खुला परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब दूसरा परिपथ होगा बंद परिपथ। अब इसी परिपथ को देखिए, हम तार के द्वारा जोड़ दें। यहाँ जो खुला हुआ भाग है, इसको हमने एक तार के द्वारा जोड़ दिया। देखिए, या यहाँ पर हमने कोई बल्ब लगा दिया, या हमने कोई विद्युत उपकरण लगा दिया। अब इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा, और ये परिपथ कहलाएगा आपका पूर्ण परिपथ, पूर्ण परिपथ या बंद परिपथ। तो छात्रों, देखिए, इस परिपथ के माध्यम से आपने देखा होगा कि ये परिपथ में जब तक हम यहाँ पर इसको जोड़ेंगे नहीं, इसको तार के द्वारा नहीं जोड़ेंगे, चालक के द्वारा नहीं जोड़ेंगे, तब तक इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो वो परिपथ खुला परिपथ कहलाएगा। जैसे ही इस परिपथ के बीच में हम तार से जोड़ देंगे, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, तो वो खुला परिपथ कहलाएगा। तो छात्रों, इसकी अगर परिभाषा लिखें हम कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात खंडित परिपथ खुला परिपथ कहलाता है। मतलब तो हाँ, ये तो आपने बहुत ही सरल तरीके से समझाया, बच्चों को अवश्य समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। यानी
धन आवेशों का चलना ही विद्युत धारा कहलाता है। जिस तरीके से अब विद्युत धारा का मार्ग यह विद्युत परिपथ कहलाता है। जैसे कि आपने बताया कि पानी जो है नदी में ही बह सकती है, या नदी का कोई छोटा रूप होगा उसमें भी पानी बह सकता है, लेकिन बाल्टी में तो पानी बहेगी नहीं। तो उसी तरीके से विद्युत धारा बहने के लिए जो मार्ग तैयार किए जाते हैं उनको ही हम कहते हैं विद्युत परिपथ। और सिंह साहब ने यह भी बताया कि विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक बंद परिपथ और एक खुला परिपथ। अर्थात जिस परिपथ से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा होगा उसे हम उसे खुला परिपथ कहते हैं, और जिस परिपथ से धारा का प्रवाह होता है या जिस परिपथ में धारा का बहाव होता है उस परिपथ को हम बंद परिपथ कहते हैं। तो छात्रों, ये दो प्रकार के विद्युत परिपथ अभी आपने देखे, खुला परिपथ या खंडित परिपथ और बंद परिपथ। बंद परिपथ में ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब हमें इस बात पर चर्चा करना है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी शक्ति क्या होगी, उसकी सामर्थ्य क्या होगी। किसी चालक से आवेश प्रवाहित हो रहा है तो आवेश प्रवाहित होने को तो हम विद्युत धारा कहेंगे, सामान्य बात है। लेकिन विद्युत धारा की सामर्थ्य भी होगी कि विद्युत धारा की शक्ति कम है कि विद्युत धारा की शक्ति अधिक है। तो विद्युत धारा की सामर्थ्य, जब किसी चालक से आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो विद्युत धारा की सामर्थ्य कहलाती है। छात्रों, फिर से देखिए, इसको देखें। किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा की सामर्थ्य कहलाती है और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी बंद परिपथ में t सेकंड में Q आवेश प्रवाहित होता है, सामान्य सी बात है, समय भी इसमें होगा और आवेश की मात्रा भी होगी Q। तो ऐसी स्थिति में विद्युत धारा की सामर्थ्य I बराबर Q/T। तो छात्रों, किसी भी चालक से आवेश प्रवाह की दर अर्थात आवेश बटे समय, इसको हम विद्युत धारा की सामर्थ्य कहते हैं। और अगर सिंह साहब सीधे ये पूछ लिया जाए विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो यहाँ से एक परिभाषा निकल रही है कि आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। हाँ, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा और उसकी सामर्थ्य कहते हैं। अब विद्युत धारा की सामर्थ्य को नापने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो व्यवहारिक मात्रक है, एसआई पद्धति में जो मात्रक है विद्युत धारा का मात्रक, सभी आप लोग सुना भी होगा कि विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। आपको देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सरल सी बात है। यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, समय है 1 सेकंड, आवेश की मात्रा है 1 कूलम, तो ऐसी स्थिति में विद्युत धारा की मात्रक 1 एम्पियर कहलाती है। विद्युत धारा की जो सामर्थ्य होती है वो 1 एम्पियर कहलाती है जी। तो छात्रों, इस प्रकार से हम विद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है उसके बारे में देखिए, एक चित्र के द्वारा हम आपको और स्पष्ट रूप से समझाते हैं। ये देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। इस चित्र में देखिए, एक चालक है। इस चालक में अनेक, देखिए आपको ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, अणु दिख रहे होंगे, और इस चालक के सिरों पर हमने देखिए ये बैटरी लगा दी है। बैटरी का ये धन सिरा है, बैटरी का ये ऋण सिरा है, ये कुंजी है, ये धारा परिवर्तक है, धारा नियंत्रक है। और जैसे ही हमने देखिए इसमें से ये बैटरी जोड़ी, सेल जोड़ा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखिए चलने लगे। ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ये लाल रंग से जो दिखाए गए हैं ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इलेक्ट्रॉन की धारा या विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह है या इलेक्ट्रॉन के चलने की जो धारा बनेगी उसको ही हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत प्रवाह जो होता है उसके लिए हम 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं। यदि धन आवेश के आधार पर समझें तो विद्युत धारा धन आवेश की दिशा में प्रवाहित होती है। यदि हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझें तो विद्युत धारा उस दिशा में प्रवाहित होती है जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, उसके ठीक विपरीत दिशा में। तो सिंह साहब, आपने इस परिपथ में 2 तरह के
तीर का निशान आप लगाएं, एक लाल रंग से जो तीर का निशान लगाया आपने वो इलेक्ट्रॉन चलने की दिशा बताया गया है, और दूसरा जो आपने नीले रंग से जो तीर के निशान बताए हैं तो क्या ये धारा की दिशा है? हाँ, देखिए आपको यहाँ पर देखें कि ये जो लाल रंग से जो निशान आपको दिख रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इसमें, लेकिन ये विद्युत धारा देखिए उसके जस्ट ठीक विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार से छात्रों आपको समझ में आया होगा कि जब आवेश प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो उनके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब अगली बात आती है छात्रों कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या हमेशा प्रवाहित होती रहती है, बिना विरोध के प्रवाहित होती है? क्या इसको कोई विरोध करने वाला नहीं होता इस विद्युत धारा को? तो इसके आधार पर हम ये समझेंगे कि विद्युत धारा ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा के अनुसार या किसी भी मात्रा में प्रवाहित हो, ऐसा नहीं है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो चालक के अणु होते हैं, चालक के जो परमाणु होते हैं, वो विद्युत धारा के चलने का विरोध करते हैं, और छात्रों इसी विरोध को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, तो छात्रों अगर हम प्रतिरोध की बात करें कि ये विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ये नई बात आती है। देखिए कि चालक का प्रतिरोध, तो जब किसी भी चालक से आवेश प्रवाहित होता है या इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं या विद्युत धारा, ये तीन बातें हैं, तीनों का मतलब एक ही है कि चालक से या तो विद्युत धारा प्रवाहित हो, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, या फिर आवेश प्रवाहित हो। तो ऐसी स्थिति में कि जब ये प्रवाह होगा तो चालक के जो अणु होंगे वो हमेशा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, और उस विरोध को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब ये छात्रों चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बारे में हम विचार करते हैं। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की मोटाई के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। छात्रों देखिए, एक ये देखिए आपको चालक दिखाया गया है चित्र में, इसमें देखिए इसकी मोटाई कम है, मतलब ये तार पतला है। दूसरा ये देखिए चालक दिखाया गया है, इसका क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन दोनों की लंबाई देखिए समान है। अब इसमें देख रहे होंगे कि चूंकि ये तार पतला है इसलिए इसमें एक ही मार्ग है, ये तार देखिए मोटा है इसलिए इसमें दो मार्ग हैं। यदि और मोटा हो जाएगा तो और अधिक मार्ग हो जाएंगे। तो जैसे जैसे चालक की मोटाई बढ़ती चली जाती है प्रतिरोध कम होता चला जाता है। अच्छा। तो छात्रों किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि तार कैसा है, पतला है, तो प्रतिरोध अधिक होता है, और यदि तार मोटा है तो प्रतिरोध कम होता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरी बात करें कि चालक का प्रतिरोध किन बात पर निर्भर करता है, तो दूसरा जो कारक है, महत्वपूर्ण कारक है, वो है चालक की लंबाई। यहाँ पर देखिए छात्रों, इस चित्र में देखें, ये देखिए तार है और ये दूसरा तार है। ये दोनों तारों की मोटाइयाँ बिल्कुल समान हैं। जितना मोटाई इसकी है, जितनी मोटाई इसकी है, जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल इसका है, लेकिन ये तार छोटा है, ये तार लंबा है। इसमें जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी, ये छोटा तार है इसलिए इसमें प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने से ये चालक के जो अणु हैं ये कम विरोध करेंगे, क्योंकि इतनी लंबाई में अणुओं की संख्या कम होगी। जब अणुओं की संख्या कम होगी तो विरोध क्या होंगे, कम होंगे। इस तार में देखिए ये इसकी लंबाई बढ़ रही है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ने से अणुओं की संख्या भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। अर्थात देखिए हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी चालक का प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यदि तार बहुत लंबा है तो उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होगा, यदि चालक की लंबाई कम है तो उसका प्रतिरोध बहुत कम होगा। सिंह साहब, ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया कि
चालक का प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। इसलिए अर्थात चालक जितना लंबा होगा प्रतिरोध उसका उतना ही अधिक होगा। और उसका कारण भी मुझे समझ में आ गया कि लंबे तार में चूंकि अणुओं की संख्या अधिक होती है इसलिए रुकावट भी अधिक लगता है और इसलिए उसका प्रतिरोध अधिक होगा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि जब चालक मोटा है तो उसमें भी तो अणुओं की संख्या और ज़्यादा हो जानी चाहिए। हाँ देखिए, ये बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण बात है और इसमें ये समझ की बात है कि अणुओं की संख्या जरूर अधिक होगी, लेकिन जो मार्ग है, जो देखिए फिर से इस चित्र में देखें आप लोग, यहाँ पर विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए या इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के लिए इस पतले तार में यहाँ पर एक ही मार्ग होगा और जब ये संकीर्ण मार्ग होता है तो वहाँ पर चलना मुश्किल होता है। और जैसे जैसे इसमें चालक की जैसे से मोटाई बढ़ती चली जाएगी, क्षेत्रफल बढ़ता चला जाएगा, इसमें अनेक मार्ग हो जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन इस मार्ग से भी चल जाएंगे, यहाँ भी जगह नहीं मिलेगी तो कुछ यहाँ से भी निकल जाएंगे, यहाँ भी जगह नहीं मिलेगी तो फिर इधर से निकल जाएंगे। इस प्रकार से उनके चलने के लिए अनेक मार्ग होंगे, क्योंकि जैसे जैसे मार्ग की चौड़ाई बढ़ती चली जाती है प्रतिरोध कम होता चला जाता है। ये बात है, अब समझ में आया कि चालक भले ही मोटा हो लेकिन मोटे होने से धारा के मार्ग कई बन जाते हैं और इसलिए प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध कम हो जाता है। तो छात्रों, ये दो कारक होते हैं जिनके कारण चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। नंबर एक लंबाई के समानुपाती होता है, नंबर दूसरा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा कारक है छात्रों, वो होता है ताप का प्रभाव। यदि किसी चालक का ताप बढ़ा दिया जाए, कोई चालक है उसका ताप बढ़ा दिया जाए, उसको गर्म कर दिया जाए, तो गर्म करने से उसके अणु कंपन करने लगते हैं जी। और कंपन करने से उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। छात्रों देखिए, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि किसी चालक का ताप बढ़ाने से चालक के अणु कंपन करने लगते हैं। और जब देखिए किसी मार्ग में जहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसमें जब अणु कंपन करेंगे तो उसका विरोध और अधिक होगा, तो जिससे इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा बढ़ जाती है। और इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि किसी चालक का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। तीसरा कारक के बाद देखिए अब चौथा कारक है कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अनेक पदार्थ हैं, अलग अलग उनकी परमाणु संरचना होती है, उनके अणुओं का घनत्व अलग अलग होता है। इस प्रकार से उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है और इस प्रकार से उनके प्रतिरोध भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि देखिए इस टेबल में हम बता रहे हैं कि चांदी है, चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, तांबे का प्रतिरोध उससे भी कम होता है, एल्यूमिनियम का उससे कम नहीं, चांदी का प्रतिरोध सबसे कम। इसके बाद फिर जैसे जैसे देखिए बढ़ता चला जाता है, इनका प्रतिरोध क्रमशः बढ़ता चला जाता है। और जो लकड़ी है, कांच है, अंबर है, अभ्रक है, इनके प्रतिरोध बहुत अधिक होते हैं। तो जिनका प्रतिरोध कम होता है वो चालक कहलाते हैं और जिनका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है वो कुचालक कहलाते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसके ताप पर निर्भर करता है और उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इससे संबंध में देखिए एक समस्या है, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि कोई चालक है, उस चालक की हम लंबाई बढ़ा दें। कैसे बढ़ाएं? देखिए लंबाई, हमने एक तार लिया, जैसे ये देखिए तार है आपके सामने, ये तार है देखिए, और अगर इस तार को हम खींचें, जब तार को खींचेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी इस प्रकार से। और जब लंबाई बढ़ेगी तो ये तार पतला होता चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इस प्रकार की कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कुछ सवाल आ सकते हैं। तो देखिए एक प्रश्न है, यदि चालक को खींचकर लंबाई दुगनी कर दें तो चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। हमने देखिए चालक को खींचा, उसकी लंबाई को दुगना कर दिया।
अब हम लोग जब देखिए चालक को खींचते हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी उसकी मोटाई भी कम होती चली जाएगी। तो इसका हल देखिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, जब किसी चालक को खींचा जाता है तो लंबाई बढ़ जाती है, इसके साथ साथ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाता है, अर्थात तार पतला हो जाता है, परंतु आयतन नहीं बदलता। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तार को खींचने से आपने मेंसुरेशन में क्षेत्र मिति में भी पढ़ा होगा कि तार को हम जब खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, क्षेत्रफल कम हो जाता है, लेकिन उसका आयतन नियत रहता है। सबसे पहले हम इन कारकों पर विचार करेंगे। जब लंबाई दुगनी होती है मतलब L2/L1 बराबर हो जाएगा 2, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऐसी स्थिति में आधा हो जाता है, A2/A1 बराबर 1/2, तो चालक का जो प्रतिरोध होता है R2/R1 बराबर L2/L1 गुणे A1/A2। इस प्रकार से अगर हम L2/L1 की जगह 2 लिख दें, A1/A2 की जगह भी आपका 2 आ जाएगा, और 2 गुणे 2 मतलब हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम किसी चालक को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़कर 4 गुना हो जाता है। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है छात्रों, यदि हम किसी भी चालक को खींचेंगे तो उसका लंबाई बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटेगा और आयतन बढ़कर आयतन नहीं बदलेगा, आयतन वही रहेगा। हाँ। और उसके साथ साथ प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। सिंह साहब यहाँ पर जो है ना ये तो समझ में आया, आप इस समस्या में जो समझा है कि L2/L1 = 2, क्योंकि तार पहले L1 था और बाद में दुगना कर दिया तो L2/L1 = 2 हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो गया। लेकिन ये जो तीसरा आपने जो समझाया कि चालक के तार का प्रतिरोध R2/R1 = L2/L1 × A1/A2, तो ये कैसे आया? हाँ देखिए छात्रों, अभी हमने 2 कारक इसके पढ़े थे कि एक तो चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब R2, L2, R1 और L1 ये समानुपाती की बात हो गई। चालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब R2 अगर ऊपर है तो A2 नीचे आएगा, R1 नीचे है तो A1 ऊपर जाएगा, और इस प्रकार से हमें एक सूत्र मिल जाएगा। अच्छा। और इसके आधार पर हम इस समस्या को हल कर लेंगे। तो बच्चों, आज आपने ये देखा कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा किस तरह से प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ कितने प्रकार का होता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, आदि बातों का आज हमने सिंह साहब के साथ चर्चा किए, अध्ययन किया। आप घर जाकर के पुस्तक पढ़कर और इनको विस्तृत रूप से समझने की चेष्टा कीजिएगा। आज हम अपना पाठ यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।